भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के अध्याय को पढ़ाएंगे। इससे जुड़े हुए कुछ डेरिवेशन को देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है चुंबक और चुंबकत्व। तो वे पदार्थ जो लोहे के बने होते हैं और अपनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और काहे से बनी हुई वस्तुओं को लोहे से बनी हुई। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? वे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबक कहते हैं, और ये जो इनका गुण होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकत्व बोलेंगे। तो आमतौर पे जो चुंबक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो प्रकृति में पाया जाने वाला काला पत्थर जिसको हम लोग Fe2O3 बोलते हैं, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड जो कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो करता है, तो इस चुंबक को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा क्या निकल के आई? प्रकृति में पाया जाने वाला काला पत्थर फेरिक ऑक्साइड लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसके बाद आता है कृत्रिम चुंबक। तो वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाता है। तो ये चुंबक मुख्यतः निकिल और कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आई कि वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाता है, और ये चुंबक मुख्यतः निकिल और कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक को लाए जाने पर वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो फिर से इसकी परिभाषा देखिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक को लाने पर वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कि सुई को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा दोनों परिभाषाएं हैं। पहली तो ये निकल के आई थी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अथवा क्या निकल के आया था? अथवा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो सुई को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसके बाद में ओस्टेड ने एक प्रयोग भी किया था। ये प्रयोग हम लोग इस प्रयोग को ऐसे देखते हैं कि ये एक पूरा का पूरा एक सर्किट है, सिस्टम है। यहाँ पर कुंजी लगी हुई है, यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है। तो आप क्या देखेंगे कि वैज्ञानिक जो ओस्टेड थे उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने प्रयोग में बताया कोई AB चालक तार है जिसका संबंध सेल और कुंजी से रहता है। ये सेल है और ये कुंजी है। चालक तार के निकट एक चुंबकीय सुई रखा है। जब किसी कुंजी खुली होती है, जब खुली है, ये यहाँ पर कुंजी खुली हुई है, जब कुंजी खुली है तो चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु जब कुंजी बंद रहती है तो चालक तार पर प्रवाह होता है, चुंबकीय सुई एक ओर विक्षेपित हो जाती है तथा जब सेल की ध्रुवता को बदलते हैं तो चुंबकीय सुई पहले से
पहले के विपरीत दिशा में विक्षेपित होने लगती है। अर्थात ये देखिए, पहले ये देखिए कुंजी, आप पहले कुंजी को हमने क्या किया है कि कुंजी बंद कर दिया है, तो इस पर धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो कुंजी धारा प्रवाहित होने लगेगी तो चुंबकीय सुई एक और विक्षेपित हो जा रही है, तो इस पे ध्रुवता बदलती जाती है। अर्थात पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव था, इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, ये ध्रुवता है। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि जब किसी चालक तार में आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद में बायो सेवर्ट का नियम, ये महत्वपूर्ण माना जाता है, और वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने चालक तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं दी थी। देखिए, ये आप P बिंदु देख रहे होंगे। P बिंदु इस चालक तार, जो अल्पांश लंबाई का कह सकते हैं, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस पर थीटा कोण दिखाई दे रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी। तो बताया ये था उन्होंने कि तार के निकट उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू I। इसके बाद में उन्होंने ये भी बताया था कि जो जिसका तार की लंबाई जितनी कम होगी, जितना अल्पांश होगा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। अर्थात पहली परिकल्पना उन्होंने ये बताई थी कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू I। दूसरी परिकल्पना क्या बताई कि तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तीसरी बात क्या बताई थी कि देखिए ये बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तार के बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथी बात क्या बताई थी कि तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र तार एवं बिंदु के बीच की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या निकल के आया, वो ये आया है कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या आएगा कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट एक नियतांक है। तो म्यू नॉट क्या है, वो एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। तो इसका भी मात्रक, यदि म्यू नॉट के मात्रक की बात करें तो म्यू नॉट का जो मात्रक होता है, म्यू नॉट का मात्रक वो आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यदि हम इसके विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, तो इसकी विमा आएगी, देखिए यहीं से निकालेंगे हम लोग, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये फोरियल ब्रैकेट में m लिख दिया, इसको फोरियल ब्रैकेट में l लिख दिया, अपान टी स्क्वायर और ये a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ml(t-2 a-2। तो ये म्यू नॉट की विमा निकल के आएगी, ये मात्रक हो गया और ये विमा हो जाएगी तो म्यू नॉट की। इसी में आपसे पूछ लिया जाता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है। म्यू नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
हम लोग रिलेशन बिटवीन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट क्या होगा, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। देखिए आपको हमने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू 9 × 10⁹ अपान 10⁻⁻7। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻16। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है 3 × 10⁸, ये प्रकाश की चाल c होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c²। तो c इक्वल टू क्या आएगा, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा मान निकल के आ जाता है, यही संबंध आता है। आपको ये भी पता है कि प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁸। इसके बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं। एक तो दाईं हथेली का नियम होता है। इसके अनुसार क्या है कि देखिए ऐसा कुछ आप लोग वृत्त देखेंगे, देखिए कुछ ऐसा मूवमेंट देखेंगे कि अंगुलियां, अंगूठा परस्पर लंबवत है। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, अंगुलियां जो हैं वो अंगूठे के परस्पर लंबवत हैं। तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत है, देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। यदि अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा तो अंगुलियां उस बिंदु की ओर दर्शाएगा जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अर्थात ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हथेली के लंबवत होगा। फिर से इस नियम को समझ लीजिए कि इस प्रकार देखिए हम लोग फैला रहे हैं, 90 अंश का कोण बन रहा है अंगूठे और हथेलियों के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां व अंगूठा परस्पर लंबवत है, तो अंगूठा धारा की दिशा को तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत होगा। इसके बाद में मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेंच का नियम है। देखिए आपके सामने इसको अभी हम लोग पेन है, लेकिन इसको हम लोग पेचकस समझ के चलेंगे। तो देखिए इस नियम के अनुसार यदि हम पेंच को खोलते हैं, देखिए पेचकस में इस तरीके से पेंच खोला जाता है तथा चालक में बहने वाली जो धारा है वो पेचकस के नोक की ओर हो, तो घूमने वाली जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इसको समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए पेंच खोल रहे हैं, तो ये जो पेंच है इस तरीके से हम लोग जब घुमाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो ये जो मूवमेंट कराते हैं उंगलियां जो हैं ये मूवमेंट कराएंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएंगी, और जो नोक रहेगी इस पर बहने वाली धारा रहेगी। तो चालक में बहने वाली धारा पेचकस के नोक पर और घूमने वाली उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इन्होंने मैक्सवेल ने यही दक्षिणवर्ती पेंच का नियम बताया था।